नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात यह रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोदी की रैली के विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया। अब यूपी में अभियान के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के कई जिलों में दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। गुरुवार को जहानाबाद, बक्सर और नवादा में ट्रेनें रोकी गई थी। छपरा और मुंगेर में सड़क पर आगजनी के बाद जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। एक युवक ने आज रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का नाम सचिन था। वो जींद जिले के लिजवाना गांव का रहने वाला है। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। परिजनों ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ योजना आने से दुखी होकर सचिन ने यह कदम उठाया। और मैं तो ये कहूँगा कि अग्निपथ स्कीम और जो हमारे अग्निवीर बनने वाले हैं, मेरे को तो बहुत खुशी है इस बात की। मेरा तो पूरा जीवन ही फ़ौज में, मेरे पिताजी भी फ़ौज में सूबेदार से रिटायर हुए। मैंने खुद 40 साल तकरीबन फ़ौज में नौकरी किया हुआ है। और ये जो सोच है अग्निवीर की और अग्निपथ की, मुझे तो बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सर्विंग ऑफिसर्स से, जवानों से, जेसीओ से बात की है। मैंने वेटरन से भी बात की है। और मुझे जो उन सब से महसूस हुआ है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि सब में एक खुशी है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस एक यूथफुल प्रोफाइल में जाएगी, उनका स्किल बढ़ेगा। और जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है यूथ, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जब हमारे देश के जो युवा हैं फ़ौज में आएंगे, 4 साल तक ट्रेनिंग करेंगे, तो उस ट्रेनिंग के बाद में उनका सोच, विचार और धारणा है वो एक ऐसी पैट्रियटिज़म, ऐसा जज्बा, ऐसे जुनून में आ जाएंगे कि वो चाहे उनमें से जो 25% फ़ौज में चलते रहेंगे और वो जो देश की सुरक्षा में योगदान देंगे, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ होगा। देश में विरोध का अग्निपथ इस समय देखने को मिल रहा है। देश में लगातार जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध हो रहा है, ये कारण है कि अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है उसमें 4 साल की नौकरी का प्रावधान जो है सरकार द्वारा रखा गया है। सरकार ने का कहना है कि 4 साल के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी और इस भर्ती के बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और एक मुश्त राशि उन्हें 12 लाख रुपए दी जाएगी। अब योजना पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है और इसी के साथ अलग अलग तरीके से इसका विरोध हो रहा है। अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस तरीके से विरोध कुछ इस तरीके का है कि आगजनी तक की नौबत आ गई है। युवा जो हैं वो आगजनी करते नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आगजनी और इतना ही नहीं, ट्रेनें भी रोकी गई है, ट्रेनों पर भी आगजनी की गई। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दीपक राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो विरोध अग्निपथ योजना का हो रहा है, सरकार ये योजना लेकर आई ताकि युवाओं को सेना में भर्ती का एक मौका दिया जा सके, लेकिन 4 साल का ये मौका दिया गया है, उसके बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं और ये जो विरोध हो रहा है उसका कारण भी समझाइएगा। ये जो अग्निवीर और अग्निपथ इस योजना को बनाया गया है, ये बहुत सोच समझकर और काफी लंबे अंतराल के बाद
इसके ऊपर निर्णय लिया गया है। मैं जहां तक जानता हूं कि ये दुनिया जो है युवाओं के ऊपर टिकी हुई है, और ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा फौज होगा इस योजना के तहत यंग होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये इस बात को समझ लें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने सभी वर्गों को, सभी युवाओं को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, मगर पहले उनको सैनिक के तौर पे वो इस तरह का जज्बा और ऊर्जावान बना देते हैं कि वो देश के लिए हर काम को अपने जज्बा से कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर एक पॉइंट मेरी ये है कि इस योजना के बाद चैलेंजेस बहुत आएंगे, क्योंकि नया प्रयोग है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। विरोध पूरी जोर शोर से हो रही है, और खास करके बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे फौजे और फौज में जाने के लिए बहुत यंग लड़के मेहनत करते हैं। लेकिन क्या बात है कि हर जगह कुछ न कुछ थोड़ी सी समझ में थोड़ी कमी हो रही है। अभी घबराने की बात नहीं है। अगर 3 महीने के बाद इसकी इनरोलमेंट शुरू होगी, अगर इसमें किसी तरह का संशोधन और परिवर्तन की जरूरत होगी तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। मैं 2 चीज और बताना चाहता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहला नंबर इमरजेंसी सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर सर्विस कमीशन, ये अफसरों का 62, 65 और 71 तक हुई है। इसमें बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। अगर कोई ऑफिसर 5 साल के बाद फिट नहीं होता तो उसको एसएसबी का मौका देकर वापस कर दिया जाता है। उसी तरह से जो जवान है, जो फौज के आधार है, वो यंग हो जाए और देश की जो सेना है वो एक कम औसत आयु की हो जाए, तो ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए हमारी ताकत और भी जबरदस्त ऊर्जावान बनेगी। ये मेरा सोच है। लेकिन सच एक चीज भी आता है मुस्कान जी, कि 4 साल के बाद जो बच्चे हैं वो अपने आप में सशंकित हो रहे हैं कि अगर मैं वापस आ गया तो मुझे क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा, मेरी उम्र 25 साल होगी। घबराइए नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्री कोई छोटे मोटे ओहदे वाले नहीं है। भारत सरकार के बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, इसके मुख्यमंत्री, इनका भी कुछ निर्णय हो चुका है कि जो पैरामिलिट्री, आर्मर्ड फोर्सेस और पब्लिक सेक्टर में भी इनको नियोजित किया जाएगा। उसके लिए हमारी जो सेना की जो सोच विचार है वो यूजीसी के मार्फत इनके कौशल, ठीक है। इनके जो काबिलियत, इसको भी बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है ललन जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। दीपक राय, जो आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार की जो योजना है, आपके नजरिए में कितनी सही ये योजना है युवाओं के लिए? क्योंकि युवाओं का तो ये कहना है कि 4 साल हमें आप भर्ती करवा लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। और दूसरी तरफ पिछले 2 सालों से जो भर्ती नहीं हुई है सेना में, उन युवाओं ने जो परीक्षाएं दी, जिनकी उम्र सीमा भी निकल गई है, वो युवा क्या करेंगे जो उनका सपना था सेना का? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी चीज़ है, ये दोनों अगर योजनाएं देखी जाए तो बहुत अच्छी योजना है, और वर्ल्ड के और हिस्सों में भी कई जगह योजनाएं लागू की गई हैं। दूसरी तरफ देखिए, कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट जो है युवाओं को समझा नहीं पा रही है। शायद उसके पहले कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो उसमें पूरे जितनी शायद की भी गई थी, कॉन्फ्रेंस की भी गई थी। तो सबसे बड़ी चीज़, हम वो संदेश नहीं दे पाए जो गवर्नमेंट की मंशा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक प्रैक्टिकल चीज़ की, ये अगर पहले दिमाग बना हुआ है टीचर्स में कि 20 साल की जो सर्विस थी वो अब 4 साल कर दी गई है, तो शायद वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है। क्योंकि दिमाग में हमारा अभी भी है कि अब 20 साल तक जो है सेना में पहले जॉब थी वो अभी इसी तरह कंटिन्यू होनी चाहिए, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अब हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। जहाँ तक एक तरह से आर्थिक मुद्दों की बात होती है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप सैलरी और उस पर खर्च कीजिए, लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट ने बैलेंस बनाने की कोशिश की कि नौकरी भी दी जाए और गवर्नमेंट के उस पर सेक्टर पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े। आप उसमें देखिए 4 साल तक जॉब दी गई है, जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग और 3.5 साल की जो सर्विसेज होगी, और उसके बाद देखिए कई कई जो फोर्सेज ऐसे हैं, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ, और भी जो पुलिस में भी की गई, इनको वरीयता दी जाएगी, और भी कैसे वरीयता दी जाएगी। कहीं कहीं गवर्नमेंट की मंशा तो साफ है, लेकिन शायद कहीं कहीं युवा जो हैं वो कहीं भटक रहे हैं, या तो उनको जानबूझ के भटकाया जा रहा है। ये कहीं चेंजेस तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप 70 साल में आप कहिए कि ट्रेडिशनल चीज़ों को हम ले के चलते रहेंगे और हम चीज़ों को जो सच्चाई से वो फेस नहीं कर पाएंगे, तो कहीं भी देखिए 20 साल तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है सेना में नहीं रह सकती, क्योंकि देखिए उसका कोई डायरेक्ट जो है
उसका बेनिफिट नहीं मिलता है कंट्री को। है लेकिन सुरक्षा दीपक बहुत राय जी, बड़ी एक वो बात है। ये भी तो है ना, जी। देखिए पहले पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं हुई है, उससे पहले लगातार भर्तियां होती थी और लगभग 60,000 के करीब जो युवा हैं वो भर्ती किए जाते थे सेना में, भर्ती परीक्षा के द्वारा जो भर्ती की जाती थी। पहले परीक्षा होती थी, उसके बाद पूरा प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती की जाती थी। लगभग इतने ही रिटायर होते थे और इतनी ही भर्ती की जाती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से ये भर्ती नहीं हुई है, उसका कारण क्या समझे फिर? उसका भी सबसे बड़ी चीज, आप जो अपडेशन हो रहा है, आप ऑटोमेशन जो हो रहा है ना, उसकी वजह से आप मैनुअल जो है वो कम होता जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में देखिए, अभी आप देखिए, अब रेलवे ने 72,000 जो है समूह की नौकरियां खत्म कर दी। तो लोगों ने कहा नहीं, गवर्नमेंट जो नौकरियां खत्म करती जा रही है और ये कर रही है वो कर, देखिए आप देखिए कहीं कहीं जो है लोगों का जो ऑटोमेशन और वो मैनुअल जो इंटरवेंशन है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से ये नौकरियां खत्म की गई। अब ये 72,000 नौकरियां क्या थी, आप देखिए जो लाइन ये हुआ करते थे, आप जो क्रॉसिंग थी, रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, वहाँ पे 2 या 3 लोग हुआ करते थे। वहाँ रेलवे ने क्या किया कि अंडर पास बना लिया, तो वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग का सिस्टम ही खत्म हो गया, तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह की कई रेलवे में ऐसी चीजें थी जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उनको खत्म कर दिया गया। उसी तरह आप सेना में भी देखिए, शायद सेना में भी बहुत ही ऑटोमेशन हुआ है, जहाँ पे मैन पावर जो है कहीं कहीं कम होता जा रहा है। तो शायद देखिए एक निगेटिव वो इम्पैक्ट भी है इस ऑटोमेशन का, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए एक जो इकोनॉमिक जो बर्डन पड़ता है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पब्लिक को भी एक्सेप्ट करना है, नहीं तो आप जो श्रीलंका और जो और भी कंट्रीज में ये चीज़ होती रहेंगी। तो अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना, तो ये सब जो मतलब आगे की सोच है, ये हमें आगे लेके चलना पड़ेगा, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। 20 साल तक जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है सेना को बैठा खिला नहीं सकती। जी। ठीक है ललन सिंह जी, देखिए जिस तरीके से दीपक राय जी ने भी बताया कि सेना में मैन पावर जो है वो भी कहीं ना कहीं घटती जा रही है, इसका कारण भी समझाइएगा, क्योंकि हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है, लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो भर्ती का सपना लेकर जाते हैं? और हम देख रहे हैं पिछले जो 2 सालों से भर्ती नहीं हुई है, युवा जब हमने देखा जैसी परीक्षाओं के फॉर्म निकले, जो परीक्षाएं होने लगी, युवा बसों में भर कर गए, वो अपनी गाड़ियों से गए, किस तरीके से हमने देखा सड़कों पर युवाओं को जाते हुए, कि कितनी लग्न थी उनमें, उनकी मेहनत का फिर क्या होगा? आपने बहुत सही कहा, और हमारे पत्रकार साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से ये बात बताई कि दुनिया में एक जबरदस्त सैन्य मतलब जो है एक परिवर्तन हो रहा है, आधुनिकीकरण की तरफ पूरी सामरिक दृष्टि से सेनाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें मैन पावर कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत और स्किल में कमी नहीं होती। तो इसी आधार पे भारत सरकार ने भी बहुत प्लानिंग के साथ, आपने पुराने जो सीडीएस है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके समय से ये पूरी कार्यक्रम चल रही थी। और ये बात सही है कि इनको इस कार्यक्रम के सार्वजनिक करने से पहले लोगों के अंदर, खास करके युवाओं में, जो कि गांव से और गांव में मेहनत करके जवान बनना चाहते हैं, उनको एक अच्छे तरह से संदेश जाना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं मानने वाली है। लेकिन एक बात मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 55,000 सेना तीनों अंगों से हर साल पेंशन लोग जाते हैं। 30% अगर इस तरह की जो योजना अग्निपथ की हो रही है, 30% खर्चे कम हो जाएंगे, जो हमारे को साफ नजर आ रहा है। तो 30% कहाँ लगेगा? ये हमारे बजट में सामरिक तहत में ही इसको लगना है। तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन हमारे फौज को होगा वो एक ताकत देगा, और हमारे पास कितनी आर्थिक स्थिति है उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और है, इसके साथ राजनीति भी है। अगर हम अग्निपथ योजना को कार्यान्वयन करना चाहते हैं तो अनावश्यक रूप से अभी खास करके बिहार में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय ये चीजें अच्छी नहीं है, आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब मत कीजिए। एक और इसमें रिलेटेड चीज है, अगले 5 साल के अंदर अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये दुगना स्ट्रेंथ होने जा रहा है, क्योंकि देश की आंतरिक स्थिति में इसकी जरूरत है। तो जो गृह मंत्री साहब ने कहा है कि इनको जैसे ही 4 साल के बाद ये आएंगे, इनको इसमें हम प्राथमिकता देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये काबिल भी होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 65 और 62 में ऑफिसर जब अपने आप को 3 बार में एसएसपी फिट नहीं हो पाए, तो ये सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं बनी थी, उसी में ऑफिसर एडजस्ट हुए और डीआईजी, आईजी रैंक से इन्होंने पेंशन लिया। ऐसा कुछ नहीं है, जो काबिल लोग हैं उनकी हर जगह आवश्यकता है, और जो 25% लड़के हैं वो पक्के तौर पे फौज में रहेंगे, और आपकी औसत आयु हो जाएगी 25 साल की, जो लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होगा। और याद रखिएगा मैडम,
जो सेना होती है केवल लड़ाई के लिए होती है और किसी चीज के लिए उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, केवल लड़ाई। हाँ, एक बात आपने सही कहा, इनकी जो 2 साल से नौकरी जो वेटिंग में थी, इसके बारे में सरकार को सोचना है, अन्यथा इनको प्राथमिकता देना है और इनके एज को भी कहीं न कहीं मैनेज करना है, क्योंकि ये जेन्युइन चीज है। भारत सरकार इस पर शायद विचार शुरू कर चुकी है। हमारे जनरल लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लेवल में संदेश दे रहे हैं, तो इन चीजों का समाधान हो जाएगा। लेकिन विरोध रेलवे संपत्ति, गवर्नमेंट संपत्ति, इसके लिए कुछ नेताओं के द्वारा भी विपक्ष में चल रहा है, जो ये अच्छी बात नहीं है। इससे बचना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। ठीक है दीपक राय जी, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं सड़कों पर, और ललन सिंह जी ने भी कहा कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। युवा कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए था कि पहले इस योजना का एक छोटा सा सर्वे करवाया जाए और उसके बाद आम युवाओं की राय ली जाए इस पर, जैसे आम जन की राय ली जाती है इस पर राय ली जानी चाहिए थी और युवाओं को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था। और इसका नतीजा देखिए अब क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे आप सड़कों पर ले लीजिए, चाहे आप रेलवे को ले लीजिए, संपत्तियों को नुकसान। और देखिए हरियाणा में तो एक युवक ने अपनी जान भी दे दी इस योजना के चलते। इस योजना जब ये उसे पता चला इस योजना की स्कीम के बारे में, तो उसने अपनी जान दे दी। जब युवाओं को समझाया नहीं जाएगा तो आखिर कैसे वो समझेंगे। और हाँ, प्रदर्शन ये भी गलत है और अब देखिए अलग अलग तरीके से इन प्रदर्शनकारियों पर भी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए मुस्कान, आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट कहीं कहीं जो है समझाने में चूक हुई। जहां तक राय देने की बात है, देखिए इतने बड़े उसमें अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी जो लोग इंटरेस्टेड हो 20 साल की जो सर्विस है वो है। तो कहीं कहीं अगर ये कानून लागू होता है उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, चीज़ों को समझानी चाहिए कि 4 साल आप सेना में आप सर्विस देते हैं, उसके बाद जो और भी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया, सीमा सशस्त्र बल हो गया, और भी जितने, तो मेरे ख्याल कहीं कहीं चेंजेस हुए हैं कि पहले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन और भी जो संस्थाएं हैं इस तरह की, उसमें डायरेक्ट एंट्री होती थी। अब वो हो सकता है कि जो अग्निवीर हैं उनके थ्रू उनको जो है उसमें लाया जाए। तो सेम प्रोसेस तो सेम है कि 4 साल यहाँ काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है और जो सेना के अंग हैं, चाहे और भी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है और भी जो कमीशन है, तो उसमें भर्ती की जाएगी। तो ये चीज़ शायद समझाने की जरूरत है आज युवाओं को, और युवाओं को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह से जो आप अहिंसा आगजनी करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं है। आप देखिए अपने नेता के थ्रू बात कीजिए, गवर्नमेंट से आप अब तो कितने माध्यम हो गए, चाहे ट्विटर हो गया, और भी जो है आप डायरेक्ट पीएमओ को लिख सकते हैं, उन पर भी एक्शन होता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन इनिशिएटिव जो है शायद हमारे ख्याल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, युवाओं को समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे वहाँ पे आप लोकल एमपी हों, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बिहार में जाइए, चाहे यूपी में जाइए, राजस्थान में जाइए, जहाँ इस तरह की बात है, तो उनको समझाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। और प्रॉस्पेक्टिव देखिए, ये नियम और कानून अगर देखिए तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी आप समझाते कैसे हैं कि 4 साल आप सेना में काम करते हैं, उसके बाद और भी इसी से रिलेटेड जो है आप सिक्योरिटी जो इतनी ऑर्गेनाइजेशन उसमें आप काम करेंगे। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज 20 साल का जो वो था कि केवल सेना में काम होते, तो आज वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि 4 साल आप सेना में काम करेंगे, उसके बाद और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसमें काम करेंगे। बस ये चेंजेस हुआ है, और सब मेरे ख्याल से चीजें बराबर है जी। ठीक है ललन सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल अगले मुद्दे की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हुई हिंसा में यूपी सरकार की सुप्रीम कार्रवाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ के बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा। अब नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कोर्ट ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं, कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
चलिए अब चर्चा करो किसी मुद्दे की ओर कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपक राय जी, आप पर इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो प्रक्रिया है तोड़फोड़ की, वो कानून के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन यूपी सरकार जो है वो लगातार इस तरीके की प्रक्रिया अमल में ला रही है। देखिए मुस्कान, जिसपे जो कार्रवाई हुई है कानूनी रूप से एकदम सही है। आप अगर ध्यान से देखिए, न्यूज आपने कवर किया है, तो जो अवैध निर्माण है, जो लोग दंगों में शामिल थे, चाहे पत्थर फेंकने में शामिल थे, उनकी अगर भवन है, चाहे कोई भी संपत्ति अवैध रूप से बनी हुई है, केवल उन्हीं को तोड़ा गया है। केवल अगर वैध है, चाहे लीगली पास है नक्शा, उनको कभी भी टच नहीं किया गया। तो इसमें कोई भी कोर्ट जो है, मेरा ख्याल से लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो गवर्नमेंट गलत नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो पत्थर फेंके पाया गया, वीडियो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो पुलिस को पूरा वो एक्शन ले। ठीक है। दूसरी तरफ एक मंशा जो है कि इसमें बड़े जो माफिया शामिल थे, अगर उनको आर्थिक रूप से आप कमजोर कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीजें वहां पे कमजोर हो जाते हैं। तीसरी तरफ अगर बुलडोजर चलाया गया है तो केवल अवैध निर्माण पे चलाया गया, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, कभी भी वैध उस पे भवन पे ये निर्माण जो बुलडोजर नहीं गिरा गया है। तो इसमें मेरा ख्याल है कोर्ट इसमें कोई बहुत अधिक जो है इनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। जी ठीक है, ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब इस मुद्दे को मैं क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा के एंगल से समझे इस मुद्दे को, अगर तो पीएफआई का कहीं ना कहीं नाम आया है, पीएफआई से फंडिंग की इसमें बात कही गई है। सुरक्षा के लिहाज से देश के जो जयचंद है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और प्रयागराज हिंसा में तो देखिए भाड़े पर बुलाए गए थे पत्थरबाज, इस तरीके की बातें सामने है। सुरक्षा के लिहाज से भारत के अंदर जो सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं? मुस्कान जी, मैंने बहुत बार कहा कि जो आंतरिक सुरक्षा है अपेक्षाकृत बाहरी सुरक्षा से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और ये साजिश पूरी प्लान वे में नीतिगत तरीके से आईएसआई के मार्फत, और हमारे यहाँ पीएफआई और एसडीपीआई और कुछ संगठन है, चाहे वो किसी मुस्लिम कट्टरवाद के नाम पे हो या किसी और बहुसंख्यक जाति के नाम पे हो। सबसे बड़ी खराब स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई गलत काम करता है तो कुछ न कुछ नेता जो है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जैसे दीपक राय साहब ने बताया, अगर कोई अवैध निर्माण करता है, जबरदस्ती संपत्ति इकट्ठा करके अतिक्रमण सरकारी जमीनों पे, गैर मजरूआ जमीन पे, और उन जगहों पे जो पॉश इलाके हैं, अगर अपनी रसूखदार ताकत से, तो वो गलत है। अगर किसी सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या और किसी केंद्र सरकार के अधीन हो, अगर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है तो वो एक बहुत बढ़िया माध्यम है इस अनावश्यक हरकतों को रोकने के लिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, लेकिन जो भी राज्य सरकार ने, चाहे वो प्रयागराज हो, आप रांची में देखिए, सहारनपुर से 12 और 10 दिन पहले एक पूरी जमात आई हुई थी जो कि व्हाट्सएप में लोगों को उत्तेजित कर रही थी। अब धीरे धीरे यह पता चल रहा है कि ये जो प्लानिंग था वो पूरे देश में आर्थिक फंडिंग करने के बाद पोस्टरों के साथ, और उनको समझाया गया था कि आप बहुत मजबूर हैं, अगर इस समय आप नहीं उठते तो देश में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले, जो अवैध गतिविधि करने वाले और जिनकी भी संपत्ति हो, अगर उस पर बुलडोजर चलता हो, उनकी कुल की जब्ती होती है, वो सब नियमतः सही है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ और भी निर्देश दे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष से बोला गया था कि बुलडोजर को अभी रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा वेट कीजिए, हमें पूरी चीज आने दीजिए, तब हम इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। इसका मतलब है कि राज्य सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन कल का दिन प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, रांची हो, इन सभी के अंदर पूरी तौर पे चौकसी हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक काइंड ऑफ फियर नहीं होगा, मुस्कान जी, डर नहीं होगा, तब तक गलत लोग सुधरेंगे नहीं, और आज इसकी जरूरत है। ठीक है दीपक राय जी, अब देखिए सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं चुनौती, सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती बनता जा रहा है। पिछले 2 शुक्रवार ऐसे थे जब जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से नमाजी जो थे उनका एक धड़ा निकल कर आता है और पूरे तरीके से पत्थरबाजी करता है, तमाम चीजों को खराब करता है, माहौल खराब करने की कोशिश होती है। कल फिर से शुक्रवार है, कल फिर से जुम्मा है, जुम्मे की नमाज के बाद ये एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए कल के लिए हो सकती है। जी, आपने सही कहा था कि जितनी ये पत्थरबाजी हो रही है सब सुनियोजित है। कहीं कहीं ये नहीं कोई भी हर मुसलमान निकल के मार देता है।
तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को उकसाते रहते हैं, और ये प्लान्ड है, पूरा प्लान्ड है। जब तक इन पे कार्रवाई नहीं कीजिए, आप ये कहिए कि आप इन पे मुकदमा चला के 10 साल तक आप डेट पे डेट करते रहिए, तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो कहीं न कहीं है, तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ऐसे लोग को आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है, और जो यूपी गवर्नमेंट में हो रहा है कि तुरंत वीडियो से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो ये एक लीगलाइज़ एक तरह से प्रोसेस इन्होंने बनाया है, उसपे कोर्ट भी बहुत तरह की इंटरवेंशन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर प्रोसेस सही है, तो लीगल प्रोसेस सही है, तो उसमें कोर्ट जो है बहुत अधिक वो नहीं करती है। तो इसमें सज़ा तो देना ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये एक तरह से मतलब इसमें जो है बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक समाज की एक तरह से जो अगेंस्ट जो कार्रवाई होती है, पूरे समाज को जब खतरा बन जाता है, तो उसमें हमारे कानून में भी है कि उसको सख्त से सज़ा दी जाए। इवन फांसी की भी सज़ा ऐसे ली जाती है जब आदमी कोई भी क्रिमिनल जो पूरे समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। तो इसलिए अगर इस तरह की कार्रवाई होती है कि उनके संपत्ति को तोड़ा जाता है, उनको तुरंत कार्रवाई, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत उन पे कार्रवाई की जाती है, तो एक तरह से जो डर है वो पैदा होना ज़रूरी है। अगर डर पैदा होता है, तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी जो गैंगस्टर होता है, वो इस तरह की जो हरकतें करता है, गलत हरकतें करता है, तो उससे एक बार डरता ज़रूर है। तो लेकिन ये एक सब बात और कार्रवाई भी उनके है हिसाब दीपक से राय सही जी, एक बात और भी है। ये कार्रवाई यूपी सरकार की ठीक है, अवैध कब्जे पर चल रही है, लेकिन अब जो बदमाश होते हैं, जिन पर कार्रवाई होती है, जिनकी वजह से उनके मकानों पर, घरों पर कार्रवाई, उनका परिवार निकलकर सामने आ रहा है और कह रहा है कि गलती उनकी है तो उन्हें सजा दीजिए, इसमें हमारी क्या गलती, परिवार की क्या गलती। जावेद बम प्रयागराज हिंसा में जो आरोपी है वो जेल में बंद है, लेकिन उसके मकान पर बुलडोजर चलाया। अब उसकी पत्नी निकलकर सामने आती है, वो सामने आके कहती है कि घर मेरे नाम था, तो मेरी क्या गलती है कि उस पर कार्रवाई इस तरीके की हुई। नहीं, नहीं, ऐसे देखिए, घर उनके नाम तो देखिए, ये भी तो देखा गया है, कहीं न कहीं जो घर जो है, उसमें नाम था, उसमें वो फंडिंग कहाँ से हुई, ये भी चेक किया गया था। तो ये देखिए, उनकी वाइफ़ क्या इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति कहाँ से लाई? या तो वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी सज़ा होनी चाहिए थी। तो ये हम नहीं कह सकते। देखिए, परिवार है, परिवार अगर जहाँ पे उनको छोटी-सी नौकरी कहीं कर रहे हैं, जहाँ पे 15,000 सैलरी मिल रही है, हम्म। तो आप 2 करोड़ का मकान वो नहीं बना सकते। तो कहीं न कहीं जो अवैध रूप से कमाई हुई है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने का कार्रवाई की है। तो इसमें जो है, आप उसको, आप अगर घर में रह के, कोई आपके घर में रह के कोई वो आतंकवादी बन जाता है, लोगों को मारता है, तो आप भी अगर उसके साथ हैं, तो आप भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वही एक तरीके से विक्टिम कार्ड जो है खेलना, उन्होंने खेलने की कोशिश की है, जिसमें बहुत अधिक सीरियस एलिगेशन नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, कानूनी रूप से कार्रवाई कर रही है। अगर इसमें गलत होता, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा दिया था 3 महीने। आप देखिए, जब इन्होंने पोस्टर चिपकाया था, जितने दंगेबाज थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था कि आपने बिना कानून बनाए ये चीज़ की है। तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसकी तरफ कार्रवाई, उसके बाद से गवर्नमेंट को कोई अभी तक जो है, उसमें कोई भी दखलअंदाज़ी नहीं हुई है। इसे कानून रूप से सही प्रक्रिया है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर समाज को शांति से जीना है। जी। हम्म, ठीक है। ललन सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पीएफआई से लगातार ये बात कही जा रही है, मैं बार बार आपसे यही समझना चाह रही हूँ, देश के जयचंद से जब हमें अगर अपनी सुरक्षा करनी हो तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। अब यूपी सरकार की कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी तो है कि बेशक जुमे की नमाज के बाद एक धड़ाक आता है मुस्लिम समुदाय का और वो इस तरीके से पत्थरबाजी करता है, लेकिन उसके बाद पूरे समुदाय को टारगेट हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सही कहा। अगर पुलिस जो है अपने थाने के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसएसपी उन लोगों को जो कि पुराने इनका नाम ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है, ये थाने के अंदर होता है, इनको सबको बुला के 2 दिन पहले बता दिया जाए कि अगर आपके इलाके में, चाहे वो नमाज के दिन हो या नमाज से पहले या बाद हो, अगर किसी तरह का हरकत हुआ तो ये घंटी आपको नहीं बजेगी, आपके ससुराल तक ये घंटी बजाऊंगा। ये है तरीका। हम बीएसएफ में भी और बॉर्डर में भी और लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर काइंड ऑफ फियर नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है ललन सिंह जी, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार हो रही है, अब देखना होगा कि यूपी सरकार कल क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।